नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डीप विद संदीप में। तो आज हम एमपी सेट पेपर 1 के यूनिट 9 को कम्प्लीटली कवर नहीं करेंगे, पर इसका एक टॉपिक है जहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। इन्वायरमेंट एक्ट का टॉपिक, उसको हम आज पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट एक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से दुनिया ने सबसे पहले इन्वायरमेंट को सीरियसली लेना शुरू किया है। तो सबसे पहले हम 2-3 सेकंड में जल्दी से क्या करते हैं, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ। दुनिया में इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से बढ़ी, है ना। वही डेवलपमेंट हुआ और उसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और इकोलॉजिकल डैमेज भी बढ़ने लगा। कि प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम इन्वायरमेंट के लिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं था। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में क्या किया गया, पहली बार एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, है ना। ये पहली कॉन्फ्रेंस थी किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस क्या था कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को समझाना। यानी कि यहाँ से ये माना गया पहली बार कि अगर इन्वायरमेंट ख़राब हो गया तो इंसान का जो सर्वाइवल है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेजर आउटकम क्या था, यूएनईपी का फॉर्मेशन। यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से होता है। इसका मतलब डायरेक्टली ये था कि इन्वायरमेंट अब केवल एक मुद्दा नहीं बन गया था, अब पूरी तरह से क्या ये बन गया था, ग्लोबल एजेंडा बन गया था। तो अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया ने भी इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे मेजर लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए, है ना। कि जैसे कि इसके बाद भारत ने बहुत सारे एक्ट बनाए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, वाटर एक्ट 1974 का, है ना। ये सब किससे, स्टॉकहोम से ही निकले थे। इसीलिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है, ये फाउंडेशन था इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मूवमेंट का। तो स्टॉकहोम ने क्या किया कि दुनिया की प्रॉब्लम को पहचाना, लेकिन अभी तक क्या था, पूरी तरह से ये कंप्लीट नहीं था। तो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं कि ये फादर है सारे इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स का, है ना। यही क्या होता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ही क्या होता है, इंडियन इन्वायरमेंट एक्ट का बेस बनता है। तो स्टॉकहोम ने दुनिया में ये माना कि इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक सवाल अभी भी पेंडिंग था कि डेवलपमेंट का क्या होगा। तो इसी सवाल का जवाब पाने के लिए हमें अगला एक्ट देखना पड़ेगा। तो जब पहली बार एक सवाल बना कि डेवलपमेंट कैसे होगा, कि अगर हम इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन पे ही ध्यान देने लगें तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो 1972 के बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या बोलने लगी कि पॉल्यूशन तो पहले किसने किया, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किया। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज से ये बोला जा रहा था कि अब तुम रुक जाओ। तो अब यहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, कि इन्वायरमेंट को बचाया जाए या डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। तो इसी कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए 1992 में, है ना, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में क्या किया गया, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बनाई गई जिसको कहा गया रियो अर्थ समिट या UNCED। इसका सेंट्रल आइडिया क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट भी क्या रहे, सेव हो जाए। तो इससे कुछ आउटकम्स निकले, है ना, कुछ मेजर इसके आउटकम थे, जैसे एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 एक एक्शन प्लान था जो बताता था कि इन डेवलपमेंट का एक क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल रोड मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सस्टेनेबल रोड मैप होना चाहिए। तो दूसरा इसका आउटकम था रियो डिक्लेरेशन। तीसरा इसका आउटकम था CBD, की बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है और उसका एक फेयर यूज भी, कि हम उसको अच्छे से यूज कर पाएँ।
फिर इसका नेक्स्ट आउटकम था UNFCCC, है ना। क्लाइमेट चेंज को पहली बार एक ग्लोबल इशू माना गया, है ना। तो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए हमें याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किस एक्ट से पॉपुलराइज हुआ, तो आपको याद रखना है रियो समिट UNCD 1992। तो इंडिया जैसे बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री के लिए क्या हुआ, रियो समिट बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यहीं से आगे चल के क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना 2002। रियो अर्थ समिट जो थी, ये बर्थ प्लेस था किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का। तो रियो ने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए अब बाइंडिंग स्टेप चाहिए थे, है ना। इसी से किसका जन्म होता है, क्योटो प्रोटोकॉल का। तो रियो समिट ने दुनिया में ये माना कि क्लाइमेट चेंज क्या है, एक रियल प्रॉब्लम है ना। लेकिन सिर्फ मानने से ये सॉल्व नहीं होगा, है ना। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पॉल्यूशन कम कौन करेगा और कितना करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो 1990s तक साइंटिफिक जो रिपोर्ट थी वो क्लियर बोल रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, और उसका मेन रीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस की। पर दिक्कत ये थी कि पॉल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसी वजह से 1997 में जापान के क्योटो में क्या हुआ, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, जिसे क्या कहा गया, क्योटो प्रोटोकॉल। ये किसके अंडर में है, UNFCCC के अंडर में, है ना। इसके अंडर में है, UNFCCC के अंडर में है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये इसका फोकस था कि ग्रीन हाउस गैस को क्या करना है, कम करना है ना, कि जैसे भी हो सके, है ना, ग्रीन हाउस इमिशंस को क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। और ये काम सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को करना है। और ये जो टारगेट्स हैं वो क्या है, बाइंडिंग है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया, किसका, CDM का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और इमिशन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया, फिर ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आई, कौन सी, CBDR की, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसका मतलब ये था कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, पर बर्डन जो होगा वो सबके ऊपर सेम नहीं होगा। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बाइंडिंग टारगेट फिक्स किए गए, है ना। और 3 अलग अलग मैकेनिज्म लेके आया गया। पहला मैकेनिज्म था ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, है ना। दूसरा था इमिशन ट्रेडिंग, और तीसरा था ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि US जैसे मेजर जो पॉल्यूटर्स थे, उन्होंने इसको फॉलो करने से मना कर दिया। तो इसीलिए क्योटो का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो हमें एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है पहला फर्स्ट लीगल बाइंडिंग क्लाइमेट एग्रीमेंट है, कि पहली बार लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट जो टारगेट है वो किसने दिया था, क्योटो प्रोटोकॉल ने दिया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने डायरेक्शन दी, पर दुनिया को एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट चाहिए था। इसी से चल के आगे क्या हो गया, क्या आया, पेरिस एग्रीमेंट। कब आया, 2015 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने पहली बार क्या दिया, बाइंडिंग स्टेप दिया, पर USA इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं था, है ना। और डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उनके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, है ना। तो अब दुनिया को क्या चाहिए था, एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए था जो सारे दुनिया के लिए फेयर और इंक्लूसिव हो। तो 2000 में क्लाइमेट रिपोर्ट्स और ग्लेशियल की जो मेल्टिंग थी और सी लेवल जो राइज हुआ, उससे क्या हुआ था, सब डर गए थे, है ना। एक्सट्रीम वेदर देखने को मिले, है ना। इसीलिए 2015 में फ्रांस के पेरिस में
इसके फ्रांस के पेरिस में दुनिया ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया, पेरिस एग्रीमेंट। कब? 2015 में। किसके अंडर में? UNFCCC के अंडर में। इसका मेन एम क्या था? कंट्रोल करना किसको? ग्लोबल वार्मिंग को, है ना। कि पेरिस एग्रीमेंट का मेन गोल जो था कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको क्या करना है, 2 डिग्री से कम रखना है, और आइडियली इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये था कि डेवलपमेंट भी हो जाए, है ना, और इन्वायरमेंट भी जो क्या है वो भी सरवाइव करे। ठीक है। तो इसके जो की फीचर्स हैं, वो पहला की फीचर क्या है? NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर कंट्री क्या करे, अपनी कंट्री के हिसाब से क्लाइमेट के ऊपर एक्शन ले। ठीक है। फिर इसमें क्या आया? ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क आया, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। तो इसके लिए इसमें क्या था कि प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है वो करना कंपलसरी हो गया था, जिससे क्या हो कि हर देश के ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो, है ना। फिर एक कॉन्सेप्ट आया इसमें ग्लोबल स्टॉक स्टेक का, ग्लोबल स्टॉक स्टेक का, है ना, कि हर साल 5 साल में दुनिया देखेगी कि कितना टारगेट अचीव हो रहा है ना। और इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने अपना रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट किया, इसके बाद से रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट किया, और इसके बाद से ही क्लाइमेट जस्टिस को इसने प्रायोरिटी दी। कि पेरिस एग्रीमेंट से इंडिया के NAPCC को बूस्ट मिला। NAPCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट कैसा था? इंक्लूसिव था, फ्लेक्सिबल था और बाइंडिंग था, ये और सभी कंट्रीज के लिए। तो अब हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट समझ गए हैं। अब हम देखते हैं इंडिया के मेजर इन्वायरमेंटल एक्ट जो डोमेस्टिक लेवल पे लॉज और रूल्स बनाते हैं। तो अब हम सबसे पहला एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को देखते हैं। तो 1970 के आसपास क्या हुआ कि इंडिया में जो टाइगर और लॉयन जैसे एनिमल थे वो तेज़ी से क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, है ना। और सबसे बड़ा फेनोमेना था कि लोग शिकार बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और इसके कारण क्या हो रहा था, जंगल का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा था, राजाओं को बहुत ज़्यादा शिकार करने का शौक था। तो इसी चक्कर में क्या हो रहे थे, लायन और टाइगर की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से कम हो रही थी। और इस सिचुएशन को देखकर गवर्नमेंट ने कहा कि वाइल्ड लाइफ का सर्वाइवल जो है अब प्रायोरिटी पे लाना है ना। कि अब क्या करना पड़ेगा, जो ये हंटिंग है उसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी, अब रोक लगानी पड़ेगी। तो इस एक्ट का मेन काम है कि वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स और प्लांट्स का क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है ना। हंटिंग और पोचिंग को क्या करना है, रोकना है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। इसमें क्या हुआ, स्पीसीज को अलग अलग शेड्यूल में डिवाइड किया गया 1 to 4 में। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन 1 में दी जाती है और सबसे कम प्रोटेक्शन क्या दी जाती है, 4 में दी जाती है ना। तो यहाँ से लीगल प्रोटेक्शन दी गई इंडेंजर्ड स्पीसीज को, है ना। ऐसी स्पीसीज जो क्या है, खतरे में है ना, उनकी प्रोटेक्शन की ये बात करता है। तो यहाँ के से क्या हुआ, टाइगर, लायन या एलिफेंट, इसके बाद क्या हुआ कि सबके लिए लॉ बनना स्टार्ट हुआ कि वाइल्ड लाइफ के भी जीने के लिए क्या है, राइट है। फिर आता है हमारा वाटर एक्ट 1974, है ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो 1970s में, है ना, रिवर्स जो थी इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या हो रही थी, पॉल्यूटेड हो रही थी, तो है ना। इसके कारण क्या हो गया था, लोगों का जो हेल्थ है वो भी पूरी तरह से ख़राब हो रहा था। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें क्या करनी पड़ेगी, वाटर बॉडीज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें सेव करना पड़ेगा। अगर हमने वाटर बॉडीज़ को सेव नहीं किया तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इस एक्ट का मेन काम क्या था कि कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना किसको, वाटर पॉल्यूशन को, है ना, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना, है ना। यहाँ से ही CPCB और
SPCB का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए, है ना, कि ताकि इंडस्ट्रीज बिना परमिशन वाले जो वेस्ट हैं उनको क्या करे, पानी में डिस्चार्ज ना कर सके। तो पॉल्यूशन कंट्रोल किसके लिए बनाया गया कि हम क्या करें, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो बिना परमिशन के वेस्ट को डिस्चार्ज कर रही हैं वो उसको डिस्चार्ज करने से रोके। अब आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो स्टेट फॉरेस्ट का लैंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था, और इसके कारण क्या हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, है ना। तो अब जब जंगल की कटाई लार्ज पैमाने पे होने लगेगी तो अब क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर दखल देना पड़ेगा, है ना, कि अगर फॉरेस्ट लैंड को पूरी तरह से लोग कंज्यूम कर लेंगे तो इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट का ख़त्म हो जाएगा। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जंगल को बचाना पड़ेगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें क्या करना है, फॉरेस्ट के जो लैंड है उनको कंजर्व करना पड़ेगा, जो कटाई है उसमें क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, और सबसे की पॉइंट क्या है इसके कि अगर फॉरेस्ट लैंड को यूज करना है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मिसयूज हो रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एयर एक्ट, है ना, 1981 क्यों आया, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं हम। तो 1970 के एंड तक में क्या हुआ था, इंडिया के जो सिटीज़ थे, है ना, उनमें स्मोक और जो इंडस्ट्रियल इमिशंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में हवा जो थी वो पूरी तरह से जहर बन गई थी। तो गवर्नमेंट को ने क्या कहा कि अब क्या करना पड़ेगा, हमें वो एयर जो पोल्यूशन है उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसका मेन पर्पज़ क्या था, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना, है ना, और एयर की जो क्वालिटी है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है ना। इसके तहत CPCB और SPCB को एम्पावर किया गया कि ये क्या करे, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करे, है ना, और इन्होंने क्या किया, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज़ को डिक्लेयर किया। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1984 में क्या हुआ, भोपाल गैस त्रासदी हुई जिसने क्या किया, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि हज़ारों लोग मर गए थे, और इसके बाद पूरे इन्वायरमेंट और हेल्थ को पूरी तरह से इस त्रासदी ने पूरी तरह से इसको डैमेज कर दिया था, है ना। अलग अलग लॉज लाए गए लेकिन काम नहीं चल रहा गया। तो गवर्नमेंट ने एक अम्ब्रेला लॉ लेके आया, किसके बाद, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, जो कब हुई थी, 1984 में, ठीक है। इसका मेन पर्पस था कि एयर, वाटर, लैंड और ह्यूमन हेल्थ सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब इसके बाद क्या होगा, जो इमरजेंसी पावर है वो किसको देना होगा, गवर्नमेंट को, किसके, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स के, ठीक है। तो 1986 में, है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है किसके लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में, ठीक है। ये बस इससे याद रखना है ना। फिर ये क्या तय करता है, ये बेसिक तय करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को, और हैजार्डस वेस्ट रूल बनाता है। नेक्स्ट एक्ट है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1989। तो क्या हो रहा था, जो केमिकल फैक्ट्रीज थी, है ना, उनका जो वेस्ट वहाँ से निकलता था वो अलग अलग जगहों पे डिस्पोज हो रहा था, कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। तो इसके कारण से क्या हो रहा था, सॉइल और वाटर पूरी तरह से कंटेमिनेट हो रहा था। तो इसके बाद क्या बनाए गए, रूल्स बनाए गए, है ना, जिसके बाद क्या हो गया, मैनेजमेंट जो हुआ वो कंपलसरी कर दिया गया है। तब हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाए गए, इसके बाद हैजार्डस वेस्ट की जो हैंडलिंग है और उसका जो डिस्पोजल है, स्टोरेज है, इसको क्या करना पड़ेगा, आप रेगुलेट करना पड़ेगा, है ना। अब इन्वायरमेंटल जो कंटेमिनेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा, है ना। इसके स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा।
तो अब कोई भी चीज़ होगी वो किसके अंदर होगी, रूल के अंदर होगी। नेक्स्ट एक्ट है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो 1992 के बाद जब रियो समिट हुआ है ना, तो बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज जो थी उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। नीम, हल्दी, बासमती से जो स्पीसीज की नॉलेज थी वो अब क्या कर रही थी, फॉरेन कंपनीज ले रही थी। तो इंडिया ने बोला कि अब हम अपने नॉलेज एंड बायोडाइवर्सिटी दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे और उससे क्या करेंगे, बेनिफिट शेयर करेंगे, बेनिफिट शेयरिंग होगी इससे। तो इसका मेन पर्पज क्या था, कंजर्व करना किसको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिससे क्या हो, रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो सके। हम तो इसको यूज कर ही पा रहे हैं, हमारे फ्यूचर जो जनरेशन है आने वाली वो भी इसका यूज करे। फेयर बेनिफिट शेयरिंग हो, है ना, जो बेनिफिट हो वो एकदम अच्छे से हो, ठीक है, इक्विटेबल हो, बराबरी हो, है ना, हम इसको सस्टेनेबिलिटी के साथ यूज कर पाएँ। और इसी के तरह क्या हुआ, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का क्रिएशन होता है और यहाँ से क्या होता है, बायोपायरेसी को हम रोकते हैं, ठीक है। फिर और इस एक्ट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस था किसको, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना। अब आता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, कब आया, 2010 में। इन्वायरमेंटल केस नॉर्मल कोर्ट में सालों तक लटकते रहते हैं, है ना, तो तब तक क्या होता है, पूरी तरह से जो इन्वायरमेंट है तब तक में डैमेज हो जाता है। इसीलिए इसको बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाए गए, है ना। इनका मेन काम क्या था, स्पीडी जस्टिस देना, फास्ट ट्रैक करके चीज़ों को करना, है ना, कि जितने भी इन्वायरमेंटल केसेस हैं उनको फास्ट, जल्दी से जल्दी क्या हो, उनको न्याय मिल सके, है ना। इसमें क्या हो, एक्सपर्ट जजमेंट हो, एयर, वाटर, फॉरेस्ट और पोल्यूशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, ठीक है। फिर क्या हो, इसमें अलग से स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोड बनाई जाए जो कि पोल्यूशन, फॉरेस्ट और क्लाइमेट जैसे इश्यूज के साथ क्या करे, डील करे, है ना। इसमें कोर्ट को क्या दी गई, सिविल पावर दी गई, ठीक है। तो अब हम जल्दी से एक एक करके जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं कि 1972 में कौन सा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, 1974 में वाटर पॉल्यूशन एक्ट, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 एयर पॉल्यूशन एक्ट, 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, 1989 हैजार्डर वेस्ट रूल, 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया, 2010 में NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट आया। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आज की हैं ये हमारे MP सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं तो आप 4 से 6 नंबर अपने सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।